हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथाईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथाईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्लांट बायोलॉजी का। इससे पहले हमने जो है ह्यूमन बायोलॉजी डिस्कस किया था, उसमें हालांकि रिप्रोडक्शन बचा हुआ है। रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन जो है हम उसको बेसिकली डिस्कस करेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों का एक साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और अभी हम प्लांट बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को जो है बेसिकली टारगेट करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस जनरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। और बाकी आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अगर हम देखें तो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि पादप आकार की कि प्लांट में कौन कौन से बेसिक पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो प्लांट की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से एक प्लांट आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्लांट के बेसिकली अगर हम देखें तो तीन जो है मेन सेक्शन माने जाते हैं। एक तो आपका हो गया रूट वाला सेक्शन, मतलब ये जो सेक्शन है आपका कौन सा हो गया, ये रूट हो गया। इसके ऊपर का सेक्शन यहाँ तक का अगर हम देखें तो ये बेसिकली स्टेम, जिसको हम तना बोलते हैं, ठीक है, ये तना हो गया आपका। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये रूट है, रूट की अगर हम बात करें तो इसको हम जड़ बोलते हैं हिंदी में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये ऊपर का पार्ट जो है आप देख रहे हैं, जो मेनली आपको दिख रहा है, तो ये उस प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस, शाखाएं हो जाएंगी, जिसमें आपको फ्रूट्स, फल दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ से दो जो है आपको ब्रांच निकलती हुई दिख रही है, उसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम नोड बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे जो है आपको बड निकलते हुए दिखते हैं, छोटे छोटे जो है कुछ रेसे निकले, मुकुल जिसको हम बोलते हैं, वो निकले हुए रहते हैं, तो उसको हम ऑक्सिलरी बड या मुकुल बोलते हैं। इसके अलावा फ्लावर होते हैं और पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं। अब ना आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसको जो है बेसिकली अगर हम बात करें कि बायोलॉजी में अगर हम देखें तो 5 जो है किंगडम में, 5 जगत में इसको बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्ट, एनिमल, ये ऐसे करके जो है आपको जो है 5 देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके आपको इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम। तो क्रिप्टोगेम क्या है और फेनोरोगेम क्या है? तो जगत प्लांटी जो है, प्लांट एंड जो किंगडम है, वो 2 पार्ट में सबसे पहले क्लासीफाई है, क्रिप्टोगेम और फेनोरोगेम। क्रिप्टोगेम मतलब यहाँ समझ सकते हैं आप नेकेड एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो भ्रूण नग्न अवस्था में होता है, उसमें कोई कवर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम। और जिसमें कवर होता है, पूर्ण रूप से एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं फेनोरोगेम। अब आते हैं, इसमें 3 टाइप के होते हैं, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। इसमें आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। जनरली सीधे तौर पर एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं कि ये किससे बिलोंग करता है, बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर उतना ज़्यादा। तो आपको याद रखना है जो शैवाल है, शैवाल मतलब एल्गी, ये थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं और जो कि क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। लीवर फ्लूक और मॉस, ठीक है, लीवर फ्लूक और मॉस ये दोनों जो हैं ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फर्न ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। बस इतनी ही चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, बस बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम्पल को याद रखना है, जो शैवाल है, एल्गी है, वो थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं, लिवर फ्लूक मॉस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं और फर्न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको यहाँ पर बस ध्यान देने की जरूरत है वो एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्टिव में इन्हीं एग्जाम्पल्स को जो है कोड करके पूछता है कि ये बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो इसको आपको यहाँ पर बस ध्यान में रखना है। नाउ इसमें अगर हम देखें तो ये पाइनस और साइकस वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा गया है पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में। ये बिलोंग करता है अनावृत्ति बीजी, जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसको हम, इसका मतलब ये होता है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब उसके ऊपर में कोई आउटर कवर नहीं होता है, नेकेड सीड। और यहाँ पर जो सीड होते हैं उसमें ऊपर में बकायदा क्या होता है, कवर होता है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हैं, जिसको हम मोनोकोट और डाइकोट बोलते हैं। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री और यहाँ पर द्विबीजपत्री। जैसे आप देखते हैं
कि किसी किसी दाने में आपको दो दो जो है सेक्शन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चना में आपको दो छोटे छोटे टुकड़े एक ही बीज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोट बोलेंगे। एक बीज पत्री में क्या होगा, एक ही दाना रहता है, उसके दो सेक्शन नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वो जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं एक क्या किस में बोले तो हम बेसिकली एक कवर में। तो इसको हम बोलते हैं सीड विथ कवर, ठीक है, सीड विथ इन्वेलप, बीज जिसका पत्र हो बाहर में, ठीक है, लेयर हो। और ये नेकेड नग्न बीजी इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो पाइनस और साइकस नग्न बीजी की कैटेगरी में आता है। इसको बस आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बाकी और एक्स्ट्रा समझने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं ये किन किन जो है सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इतना आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली ऑटोट्रोप्स इन नेचर होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे? क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं। वी डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स, ठीक है, और अदर एनिमल्स फॉर द फूड। तो वी आर काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम बोल सकते हैं परपोषी की कैटेगरी में हम आते हैं। जबकि ये क्या किसी कैटेगरी में आते हैं, स्वपोषी। और अपना भोजन निर्माण करने के लिए जिन प्रक्रियाओं का ये फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अर्थात फोटोसिंथेसिस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसमें अगर हम देखें तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फोटोट्रोप्स होते हैं मतलब प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट को, एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। सीधा ये लाइन पूछता है, चार ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन चार्ट देता है आपको, और ये चार ऑप्शन से आपको पूछ लेता है कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या करते हैं। तो आपको याद रखना है ये बेसिकली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसको आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सीधा बनता है डेफिनेशन से ही, ठीक है। और उसके बाद में वो जो फ्यूल वहां से जो है प्रोड्यूस हुआ है उसको सेलुलर एक्टिविटीज में वो क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा केमिकल जो एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हुई, जो कन्वर्ट हुई, वो स्टोर होता है इन फॉर्म्स ऑफ शुगर विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बोलने का मतलब आप यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिया गया, ठीक है, H2O लिया गया, और सनलाइट की मौजूदगी में ये क्या बनाया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने का काम किया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ग्लूकोज बना है, लेकिन ये फूड जो है ना, ये फूड प्लांट में स्टोर किस में होता है, किस फॉर्म में, ये पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, स्टार्च के रूप में प्लांट अपना भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इस बात को आप, बना ग्लूकोज के फॉर्म में है लेकिन प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। सिमिलरली जो हमारी बॉडी होती है एनिमल्स की, वो किसके फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज बनता है बॉडी में रिस्पिरेशन प्रक्रिया के द्वारा, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है अगर पूछा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होता है, जबकि प्लांट जो है स्टार्च के रूप में अपने फूड को स्टोर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये दो स्टेजेस में होती है, एक तो प्रकाशिकी अभिक्रिया और अप्रकाशिकी अभिक्रिया, मतलब लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। ये दो स्टेप में बस होता है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ को अभी देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो है अभी देखा कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें अगर हम देखें तो वो दो स्टेप में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन, एक तो डार्क रिएक्शन। तो जब लाइट रिएक्शन होता है तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थाइलाकॉइड में होता है, और जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। बस इसको आपको याद रखना है कि थाइलाकॉइड में क्या होता है, ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में उसके भी कुछ अंग हैं छोटे छोटे, जैसे थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, ये उसके पार्ट हैं, ठीक है। और बेसिकली उसके अंदर क्या है आपका, ये पूरा सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो सेक्शन हमने डिफाइन किया, एक तो थाइलाकॉइड और एक तो स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है, और बेसिकली अगर हम बात करें स्ट्रोमा के अंदर में, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना है। ये होता है बेसिकली कौन सा आपका, स्ट्रोमा के अंदर में बेसिकली
लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन यहां पर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे केल्विन चक्र का संबंध, केल्विन साइकिल का संबंध किससे है, तो अप्रकाशिकी अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन से है, इसको आपको यहां पर जो है ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और पूछता है, कार्बन का फिक्सेशन, कार्बन का स्थिरीकरण कौन से जो है अभिक्रिया में होती है, तो कार्बन का स्थिरीकरण केल्विन साइकिल में होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो यूटिलाइज होता है उसको कौन से साइकिल में होता है, तो केल्विन साइकिल में होता है इसका। और वो केल्विन साइकिल किसमें पाया जाता है, आपका अंधकार अभिक्रिया में, डार्क रिएक्शन में। तो कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया, कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो किसमें होता है, केल्विन साइकिल अर्थात डार्क रिएक्शन में होता है। इसका संबंध इसको है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि H2O जो यूटिलाइज होता है वो यहां पर होता है। इस रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन से O2 निकलता है, लाइट रिएक्शन से क्या निकलता है, O2, जबकि डार्क रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, शुगर मिलता है। तो यहां पर सारी चीज मैंने यहां पर बता दी, यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे CO2 से शुगर बन रहा है केल्विन साइकिल में, और H2O से इस साइकिल में क्या निकल रहा है, O2 लाइट रिएक्शन में। यहां पे मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। तो यहां से जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां हो रहा है, ठीक है, और कौन से साइकिल में कौन यूटिलाइज हो रहा है, ये सारी चीजें यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछी जा सकती है, अगर थोड़ा सा अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा गया तो। इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो यहां बस हमने फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को भी जो है यहां पर डिस्कस किया। नाउ अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो है लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। देखो सिंपल सी बात है, जितना प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी जितना इंक्रीज होगी, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना हायर होगा, और वाइस वर्सा बोल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, या अगर हम बात करें तो देखो जितना ज्यादा सांद्रता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो उतना हेल्प करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए इनपुट है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर को वो वृद्धि करने में मदद करता है। तो ये भी आपने देख लिया। अच्छा, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो ऑप्टिमम तरीके से किस जो है इसमें होता है, तो आपको याद रखना है 300 से 400 ppm में जो है वो जो रेंज, कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज अगर पूछा जाए तो इतना होता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेंज पर पार्ट्स मिलियन में कितना होना चाहिए, 300 से 400 होना चाहिए। इसको आपको याद रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं टेम्परेचर, ताप के बारे में। तो ताप के लिए आपको याद रखना है 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में सबसे अच्छे से जो है इफिशिएंट तरीके से क्या हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, उसको आपको याद रखना है, जनरली क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। इसके अलावा वाटर, देखो वाटर ऑप्टिमम मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं है, बहुत कम हो गया तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब ऑप्टिमम लेवल पे उसको होना चाहिए, ये बस आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर डिफिशियंसी हो गया, पानी कमी हो गई, तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करने में, उसको लेने में जो है उसको दिक्कत आएगी। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें कि वाटर जो है ना, ये प्लांट के लीव्स में गार्ड सेल्स होते हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उसको खुलने में मदद करती हैं, और अगर वो खुलेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होगा। ये एक दिक्कत वहां पर जो है देखने को मिलती है। इसको आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। तो अगर पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, तो स्टोमेटा जो है ओपन नहीं हो पाता, जो उसका छिद्र है, सरंध्र है, वो खुल नहीं पाता, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली क्या होगा, स्टोर नहीं हो पाएगा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगली चीज है पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन भी क्या होता है कि पॉल्यूशन से पत्तों के ऊपर में एक धूल की लेयर या कार्बन की लेयर, कार्बन कण की लेयर, मतलब कोई भी जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो जम सकते हैं, जिससे स्टोमेटा की ओपनिंग में इंटरप्शन होगा, रुकावट पैदा होगा, और उससे कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी क्या होगा, अवरोध पैदा होगा। तो ये पॉल्यूशन भी एक कारण यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आते हैं वो लगभग जितना मैंने बताया वहीं से ही टारगेट किए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वहीं पर जो है बनते हैं। अच्छा, एक और चीज, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है, जो कणिका है, वो बेसिकली क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करने में क्या करता है, मदद करता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ
आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा जो है वो है बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन, पोषण, पौधों में पोषण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं देमसेल्स, इसलिए इसको हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोप्स मतलब बेसिकली नरिशमेंट, जो अपना पोषण खुद करे उनको हम स्वपोषी बोलते हैं, इसीलिए इसको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और उस न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट में यहाँ पर बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्रो और एक को हम बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। मैक्रो का मतलब वृहत, ठीक है, वृहत जिसकी जरूरत ज्यादा होती है प्लांट को, और माइक्रो मतलब जिसको हम सूक्ष्म बोलते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहत पोषक तत्व ये मात्रा के आधार पर है, जिनकी मात्रा प्लांट को ज्यादा होती है उसको हम मैक्रो कैटेगरी में रखते हैं, जिनकी मात्रा कम रिक्वायर होती है उसको हम माइक्रो कैटेगरी में रखते हैं। कुल मिला के ऐसे 17 हैं, कितने हैं? 17 न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को जरूरत पड़ती है। उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप मैक्रो में 9 देख रहे हैं और बाकी बचे हुए कितने? 8 आप जो है माइक्रो में देखेंगे। इनके नाम पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इन नाम को आपको याद रखना है। कार्बन हो गया, ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद में ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, और पोटेशियम, कैल्शियम और बेसिकली आपका मैग्नीशियम यहाँ पर हो गया है, आप इसको नोट कर लें। तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको डेटा है, इसको याद रखना है। कई बार इसमें से पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो और माइक्रो, उसमें से आपको एक जो है अलग दे देगा और बाकी सेम दे देगा इनमें से लिस्ट में, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, फिर से याद रखिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सीएम में देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीएम में कितने कौन कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतना आपको याद हो गया, ठीक है। और उसके बाद में फास्फोरस, सल्फर, ये मिलते जुलते दिख रहे हैं आपको, और बाकी तो ये आपको याद हो ही जाने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 9 मैक्रो कहलाते हैं, वृहत कहलाते हैं, ठीक है। नाउ आगे हम बात करते हैं, अगला हम देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। सूक्ष्म जो है उस जो कम मात्रा में होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो इसमें आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है ये मैंगनीज है, मैग्नीशियम तो क्या है? बेसिकली कैल्शियम, मैग्नीशियम तो वह आपके जो है किस में आते हैं? मैक्रो में आते हैं। इसके अलावा हो गया कॉपर, इसके अलावा हो गया मोलिब्डेनम, फिर हो गया जिंक, फिर हो गया बोरॉन, फिर हो गया क्लोरीन और फिर हो गया निकिल, ठीक है। इतने जो एलिमेंट हैं ये बेसिकली किसी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आपको जो है ये देखने को मिलते हैं। जनरली आपको इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है आप लोग को। हो सकता है कि इस साल क्वेश्चन इससे आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर और ये सब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है टॉपिक, तो हो सकता है वहाँ से आपको थोड़े से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं प्लांट के वहाँ से, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के पीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। अभी तक हमारे पीएससी में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल, ये किसी कैटेगरी में आ जाएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और रिस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन की बात करते हैं। हमने उनके भोजन की बात कर ली, उनके न्यूट्रिशन की बात कर ली, अब श्वसन की बात कर लेते हैं। तो प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, हमारे से जस्ट अपोजिट करते हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये बेसिकली क्या करते हैं, अब इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दो अलग अलग प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन जब श्वसन करते हैं तो उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता है और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो। मतलब जैसा हम करते हैं वैसा प्लांट भी श्वसन करते हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है
वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मतलब वहाँ कुछ न कुछ बन रहा है। जबकि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ न कुछ टूटता है, जिसमें ग्लूकोज टूटेगा एनर्जी के रूप में श्वसन में, जबकि वहां पर तो ग्लूकोज बनता है। इस बात को आपको यहां पर याद रखना है। तो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के दौरान प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रूट से भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रूट से भी छोड़ते हैं, मतलब सॉइल में भी और एटमॉस्फेयर में भी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैंने अब बताया था कि जब वो सांस लेते हैं या छोड़ेंगे, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी करेंगे, तो उसके लिए वो कैसे करते हैं। तो आपको समझना है कि ये स्टोमेटा है, ये प्लांट के कहाँ पर पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पत्तियों में। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र सरंध्र पाए जाते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, आप देखिए एक ये क्लोज वाला है और ये ओपन वाला है। इसको ओपन करने के लिए ना वाटर की जरूरत पड़ती है। जब वाटर इस अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि पूछा जाता है कि इसके द्वार को खोलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है पीएससी में भी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रक्षक कोशिकाएं स्टोमेटा सरंध्र के जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, उसको खोलने के लिए मददगार होते हैं। इसमें जब पानी भर जाता है तो फिर ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, और जब पानी नहीं रहता तो संकुचित हो जाते हैं और इस प्रकार से ये बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जब ये ओपन होगा तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गैसेस का। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रक्षक कोशिकाएं जो पूछा जाता है जनरली स्टोमेटा में पाया जाता है, जिससे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो अगर पूछा जाए आपको कि खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किसके द्वारा जो है कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है, तो गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं, आपको टिक लगा के आना है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो हम देख रहे थे रिस्पिरेशन में। तो रिस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि रिस्पिरेशन की प्रक्रिया प्लांट में होती है। ठीक है, और हमने उसको एक साथ पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, इसको साइड में रखते हैं एक बार। तो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद ये दो प्रकार से होगा। कौन कौन सा होगा, एक होगा आपका एरोबिक जिसको हम वायवी बोलते हैं, और एक होता है एनएरोबिक जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका एनारोबिक को हम अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं। एरोबिक में क्या होता है, ये कहां पर होगा, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको आपको याद रखना है। जबकि ये एनारोबिक अवायवीय अनऑक्सी श्वसन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। देखो एनिमल और उसमें दोनों में सेम होता है, बस इतना आपको याद रखना है। जब एरोबिक होगा ना तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। ठीक है, और क्या बनता है यहाँ पर, 38 ATP यहाँ पर फॉर्म होता है। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। जबकि इस केस में क्या होगा, 2 ATP यहाँ पर फॉर्म होगा। लेकिन प्लांट का हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो प्लांट में यहाँ पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है, इसको आपको याद रखना है। जबकि एनिमल में लैक्टिक अम्ल बनता है जो कि थकान पैदा करता है हमारे शरीर में। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से यहाँ पर रिस्पिरेशन में आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। देखो हम उन्हीं चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने के आसार सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना होता है, बहुत छोटे सेक्शन को पढ़ना होता है और बहुत सही तरीके से पढ़ना होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पौधों में जल और जो पोषक तत्व हैं, भोजन है, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, कौन कौन से, एक तो जाइलम, ठीक है, एक जाइलम और एक क्या है, फ्लोएम। बस इसको आपको यहां पर याद रखना है। फ्लोएम जो है ये जो है भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, बस ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज जाइलम जो है ये जो है जल व खनिज तत्व, ठीक है, जल व खनिज तत्व, इनका ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम जैसे ही आया, पूछा कि जल और खनिज तत्व, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो जाइलम, ठीक है। और अगर पूछे कि फलों भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो बेसिकली कौन करता है, आपका फ्लोएम। तो भोजन जो है दोनों दिशाओं में, ऊपर से नीचे, पत्तों से लेकर जड़ तक, जड़ से पत्तों तक, दोनों दिशा में
बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है फूड, वो बेसिकली मतलब यहाँ पर जो जल होगा वो जल कहाँ से जाएगा, रूट से जाएगा, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर जाता है, जबकि फ्लोएम फूड को सभी दिशाओं में बोल सकते हो, है ना, सभी दिशाओं में क्या करता है, भोजन को लेके जाता है, जहाँ जहाँ प्लांट को भोजन की जरूरत पड़ती है। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, क्लियर। इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्लांट टिश्यू है, जो पादप ऊतक है, उसके बारे में तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप जो ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं प्लांट टिश्यू, एक तो मेरिस्टेमेटिक जिसको हम विभाज्योतकी बोलते हैं, और एक परमानेंट जिसको हम बेसिकली स्थायी ऊतक बोलते हैं। तो एक बार बार विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो जिससे बनती है, उसको हम विभाज्योतकी, मतलब ये इसका डिवीजन होगा, बार बार इन कोशिकाओं क्या होगा, जो जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी है उनका डिवीजन होगा। इनका डिवीजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनका विभाजन नहीं होता है प्लांट में, उसको हम परमानेंट टिश्यू या स्थायी टिश्यू बोलते हैं। अब इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी टिश्यू और जटिल स्थायी टिश्यू। तो बस आपको याद क्या रखना है कि जो जाइलम और फ्लोएम है ना, वो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है। जाइलम और फ्लोएम ये बेसिकली कैसे हैं, जटिल स्थायी ऊतक हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैटेगरी में आते हैं। इसको बस आपको याद रखना है, दैट इज वाई हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू में अगर आपको पूछा गया कि बेसिकली जाइलम और फ्लोएम कौन से टिश्यू हैं, तो ये काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू है, और स्पेसिफिकली पूछा गया तो जटिल कॉम्प्लेक्स पूछे गए हैं, कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। जाइलम भी चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, ट्रैकेट्स, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार पूछा गया है कैंपेनियन सेल के बारे में, सब जो उसकी संवहनी कोशिकाएं हैं वो किसमें पाया जाता है, इसको पूछा गया है कई बार। तो इसको आपको याद रखना है कि ये फ्लोएम में पाया जाता है, ये इसमें नहीं पाया। जैसे देखो पेरेन्काइमा वाला सेक्शन इसमें है, फाइबर वाला सेक्शन इसमें है, ठीक है। ट्यूब्स और ट्रैकिट्स लगभग वैसा ही मिलता जुलता है, ये तीनों में कॉमन है। लेकिन ये कंपेनियन सेल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, कंपेनियन सेल जिसको हम बेसिकली सहयोगी कोशिकाएं बोलते हैं, तो सहयोगी कोशिका फ्लोएम में है कि जाइलम में है, इसको आपको याद रखना है कि ये फ्लोएम में पाया जाता है। तो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तीन क्वेश्चन यहाँ से। जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं, तो जाइलम जल और खनिज तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम भोजन का करता है, ठीक है, सभी दिशाओं में। फ्लोएम कौन सी टिश्यू हैं, दोनों की दोनों, तो कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक है उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा कैंपेनियन सेल जो सहभागी कोशिका है या सहयोगी कोशिकाएं हैं, वो किसका हिस्सा है पूछिए आपको, तो फ्लोएम का हिस्सा है, इसको आपको याद रखना है। ये तीन चार क्वेश्चन ही हर जगह रिपीट होता है और यहीं से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि विभाज्योतकी ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो जैसे ये एपिकल देख रहे हैं, तो मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट का जो टिप होगा वो लगातार बढ़ता है, और बढ़ने के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है, तो ये यहाँ पर कहाँ पर होगा, प्लांट के टिप में होगा, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा लेटरल तने के साइड में, साइड से उसको बड़ा करना है, चौड़ा करना है, प्लांट को मोटा करना है, तो इसके लिए होगा। और बीच में ग्रोथ करना है, मतलब बीच के सेक्शन में जहां इंटरनोड होता है, तो वहां पर इस प्रकार का जो है कोशिका ऊतक पाया जाता है। ये सभी कोशिकाएं प्लांट के साइज को बढ़ाने में मदद करती है कोशिका विभाजन करके, इसीलिए इसको हम विभाज्योतकी बोले हैं, जो विभाजन हो सके उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके और भी टाइप है, सिंपल में अगर हम देखें तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपको कॉम्प्लेक्स वाले को याद रखना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन टारगेट हो सकते हैं वो लगभग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ और चीज हम देखने वाले हैं, उसके बाद प्लांट के बारे में और हम अगले क्लास में देखेंगे। तो ये जो है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिससे सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है। तो जैसे पूछा जाए आपको कि जूलॉजी का संबंध किससे है, तो स्टडी ऑफ एनिमल से, स्टडी ऑफ एनिमल जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्रोनॉमी, ध्यान समझिएगा सबको और नोट कर लीजिएगा, एग्रोनॉमी का संबंध है क्रॉप प्लांट से। बस किससे संबंध है, किसकी स्टडी से है, इसको आपको याद रखना है। एग्रोनॉमी का संबंध क्रॉप प्लांट से है, फसल की जो पौधे हैं उससे है, ठीक है, एग्रोनॉमी याद रखना है, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो फसल उत्पादन संबंधित है, लेकिन स्पेसिफिक अगर क्रॉप प्लांट की बात की जाए तो उसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। अब एग्रोस्टोलॉजी, देखिए यहाँ पास एग्रोस्टोलॉजी, इसको हम बोल रहे हैं ग्रासेस की स्टडी, ठीक है, तो ग्रासेस एग्रोस, ठीक है, एग्रोस ग्रास, यहां से याद रखना है। इसके बाद में एपीकल्चर, एपीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो बी कीपिंग, मधुमक्खी को जो पालने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ये कई जगह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। टेक्सोनॉमी बहुत बार पूछा गया है,
टेक्सोनॉमी बेसिकली नॉमेनक्लेचर, नामकरण की प्रक्रिया को टेक्सोनॉमी बोलते हैं बायोलॉजी में, इसको आपको याद रखना है। जो वर्गीकरण करते हैं तो नामकरण करते हैं हम, तो नामकरण करने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली टेक्सोनॉमी कहलाता है, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यूजेनिक्स, यूजेनिक्स आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो है संबंधित है बेसिकली किससे, जो फैक्टर्स इंप्रूवमेंट लाते हैं जेनेटिक लेवल पे, मतलब मनुष्य के रेस में, मनुष्य के जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें जो भी जेनेटिक स्तर पर परिवर्तन करते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं हम जो है लगातार जिन की स्टडी करके, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं। इसको आपको यहाँ पर याद में रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला है पेलिएंटोलॉजी। देखो पेलिएंटोलॉजी वर्ड जहां भी आया फॉजिल से आपको याद रखना है। फॉजिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेलिएंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पेलिएंटोलॉजी इसको हम बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। ठीक है, पेलिएंटोलॉजी फॉजिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म है उनका अध्ययन पेलिएंटोलॉजी। ठीक है, और एंटोमोलॉजी इंसेक्ट के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजी रक्त की स्टडी को, उसके अध्ययन को बोलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक है हेपेटोलॉजी, जो पूछा गया है मैं वहां पर वही कंसिडर कर रहा हूं, स्टडी ऑफ लीवर, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं क्योंकि वो हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है लीवर, इसीलिए यहां पूछा गया है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर आपने सुना ही होगा, ये फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्लांट्स, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखना प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्लांट्स दोनों में आएंगे हॉर्टिकल्चर में, इस बात को आपको यहां पर याद रखना है। नाउ अगर स्पेसिफिकली पोमोलॉजी पूछा तो पोमोलॉजी फ्रूट्स के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रूट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट दोनों की अगर हम बात करें तो उनको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, याद रखना है। इसके अलावा ओलेरीकल्चर हम किसको बोलते हैं, तो वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें हम वेजिटेबल वाले जो प्लांट्स होते हैं, सब्जियां वाले जो पौधे होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ओलेरीकल्चर बोलते हैं, याद रखना है। इसके बाद में सेरीकल्चर सिल्क इंडस्ट्री, मतलब सीधा संबंध किससे है, सिल्क का रेयरिंग, सिल्क का जो उत्पादन होता है वहां पर जो उसके संबंध है, उसका संबंध है, उससे आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कि सिल्क का जो उत्पादन होता है उस सिल्क मोथ का, उससे संबंधित जो इंडस्ट्री है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आती है, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर में कहीं पर डाउट होता है। सेरी मतलब आपको याद रखना है सिल्क, और सिल्वी अगर पूछे तो सिल्वी मतलब फॉरेस्ट्री के अध्ययन को हम बोलते हैं, याद रखना है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट को हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर, और सेरीकल्चर जो है आपका सिल्क के बारे में रहेगा, याद रखना। ठीक है, माइकोलॉजी ये पूछा गया है कई बार पेपर में किसी में। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी अगर पूछा जाए तो माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, या एल्गोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, शैवाल के अध्ययन को, ये शैवाल हो गया। ठीक है, और ये आपका कवक हो गया फंगी। ठीक है, इसके बाद में पिसिकल्चर, स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ फिशेस, मछली पालन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं। तो यहां पर हालांकि है तो बहुत सारे, तो हमको सारे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जितना मैंने आपको यहां पर बताया है इतना आपको जो है नोट डाउन करके इनको याद कर लेना है, क्योंकि सीधे तौर पे ये जो मैंने लिया है ये अलग अलग स्टेट में या अलग अलग एग्जाम्स में ये इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम जो है हमारा एरिया को हम जो है थोड़ा दायरा को हम कम करते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, जितना पढ़ना है उनको बहुत सटीक तरीके से पढ़ना है। ये बार बार दूसरे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, तो इसलिए आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है। बहुत थोड़ा सा है और इतना में आपका जो है अगर अध्ययन वाला कुछ पूछा गया तो यहाँ से कवर हो जाएगा। अगली क्लास में हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में, उनके वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक होगा आपका कि हम प्लांट में किस चीज़ को खाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि आलू किस में रूट में आता है कि स्टेम में आता है, और बेसिकली जो टर्निप होता है, रेडिश होता है, ये किस कैटेगरी में आता है। ये सारे क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में काउंटर होते हैं हम प्लांट बायोलॉजी से, तो उसको हम अगले क्लासेस में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।